साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्रिय औषध सामग्री पर एक रिपोर्ट जारी की गई उसके संदर्भ में। सक्रिय औषध सामग्री, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और शॉर्ट में क्या कहते हैं, API कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। और याद रखिएगा कि यह आपके मुख्य परीक्षा का जो GS का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके तहत जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसका नाम है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, TIFAC। इसके द्वारा हाल ही में सक्रिय औषधि सामग्री अर्थात API स्थित मुद्दे, प्रौद्योगिकी तत्परता और चुनौतियां, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इस रिपोर्ट की क्या अनुशंसाएं हैं, मतलब इस रिपोर्ट में क्या अनुशंसाएं इस संस्था के द्वारा की गई हैं API के संदर्भ में, उसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कि अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विकास के पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा है अणुओं के निर्बाध संश्लेषण सिंथेसिस के लिए स्पष्ट लक्ष्य के साथ मिशन के रूप में रसायन अभियांत्रिकी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है इसमें। इसके अलावा भारत में सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ व्यापक स्तर पर औषधि विनिर्माण समूहों का सृजन करने की बात कही गई है। इसके अलावा फ्लोरिनेशन और अनुकूल लागत हेतु प्रक्रियागत चरणों को कम करते हुए जैव प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी मंच या टेक्नोलॉजी फोरम का विकास करने की भी अनुशंसा इसके द्वारा की गई है। इसके अलावा जोखिमपूर्ण अभिक्रियाओं, प्रवाह रसायन विज्ञान, क्रायोजेनिक अभिक्रियाओं और झिल्ली प्रौद्योगिकी अर्थात मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अर्थात फिजिबिलिटी की सहायता को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने की भी अनुशंसा इसके द्वारा की गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह API होता क्या है। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं यह क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो औषध होती है उसमें दो मुख्य अवयव होते हैं, मतलब वो दो प्रकार के अवयवों से मिलकर के बनी होती है। पहला उसमें होता है रासायनिक रूप से सक्रिय API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा होता है रासायनिक रूप से निष्क्रिय एक्सासिपिएंट्स होता है। तो दो होते हैं, जो API होता है यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, और जो एक्सासिपिएंट्स होता है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। और यह जो आपका एक्सासिपिएंट्स होता है यह ऐसा तत्व होता है जो किसी व्यक्ति के शरीर में API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। तथा यदि API की बात करें अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, तो ये वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो किसी दवा के उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल द रॉ मटेरियल होते हैं। और औषधियों में API जो है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इच्छित प्रवाह पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो पैरासीटामॉल जो दवा होती है, तो पैरासीटामॉल क्रोसिन के लिए API है। जो क्रोसिन दवा आपकी आती है किसके लिए, बुखार के लिए आती है, दर्द के लिए आती है। तो क्रोसिन के लिए जो है पैरासीटामॉल API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। और यह जो API है, यह API पैरासीटामॉल, यह शरीर में दर्द और बुखार से राहत देने का कार्य करती है। इसके अलावा जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं होती हैं उसमें कई API अर्थात कई सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं क्या होती हैं, जो दवाएं कई चीज़ों के लिए, मतलब एक साथ कई बीमारियों को टारगेट करती है, मतलब कई चीज़ों में राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते हैं। जबकि जो क्रोसिन जैसी सिंगल डोज दवा जो होती है, इसमें सिर्फ एक ही API जैसे कि पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार API के संदर्भ में भारत की चिंताएं क्या हैं, मतलब भारत के लिए चिंता का विषय क्या है। तो भारत क्या है, कई देशों में उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का प्रमुख आपूर्ति करता है। प्रमुख एक्सपोर्टर होने के बावजूद भी जो भारतीय औषध उद्योग है वो API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। यदि आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार ने लोकसभा को
सूचित किया था कि देश के दवा निर्माताओं द्वारा चीन से भारी मात्रा में लगभग 2.4 अरब डॉलर मूल्य की दवाएं और मध्यवर्ती, अर्थात मध्यवर्ती यही जो मिलाने के लिए एपीआई वगैरह हैं, इनका आयात किया गया था। और घातक कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसकी वजह से क्या है, एचआईवी, कैंसर, मिर्गी, मलेरिया के इलाज के लिए दवाओं को उत्पादन करने तथा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स और विटामिन की गोलियों के उत्पादन हेतु चीन से कच्चे माल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मतलब हमें ये जो एपीआई है इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हमारा दवाओं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब थोड़ा सा चर्चा ये भी कर लेते हैं कि भारत जो है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मार्केट में चीन से क्यों पिछड़ गया। तो यदि प्रारंभ में देखें, 90 के दशक की शुरुआत में भारत जो है एपीआई उत्पादन में आत्मनिर्भर था। हालांकि बाद में एपीआई निर्माता के रूप में चीन के उदय के साथ चीन ने भारतीय बाजार पर सस्ते उत्पादों के माध्यम से कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया, तो चीन ने कम लागत वाला एपीआई उत्पादन उद्योग स्थापित कर लिया। इस उद्योग को कम लागत पूंजी तथा सरकार द्वारा भारी मात्रा में वित्तीय सहायता तथा कर प्रोत्साहन आदि का लाभ दिया गया तथा चीन में उद्योग परिचालन की लागत जो है वो भारत की लागत की 1/4 है। मतलब यदि भारत में उद्योग परिचालन की लागत मान लीजिए 100 रुपये आती है, तो चाइना में कितनी आएगी, 25 रुपये ही आती है। यहाँ तक कि चीन में वित्तीय लागत जो है वो 6 से 7% है, जबकि भारत में उसी पर वित्तीय लागत कितनी आती है, 13 से 14% तक होती है। तो इस प्रकार से भी क्या है कि हमारे यहाँ एपीआई का उत्पादन क्या है, महंगा हो गया। अतः अधिक लागत तथा कम मुनाफे वाले उद्योग के कारण भारतीय फार्मा कंपनियों ने क्या किया, कुछ वर्षों से एपीआई का उत्पादन बंद कर दिया है। अब हम टोटली क्या हो गए हैं, इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए हैं। तो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद दवाओं का उत्पादन करते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यू तुरोट सिंह सियाम के बारे में। तो ये कौन है और ये क्यों प्रसिद्ध रहे हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो 17 जुलाई 2020 को मेघालय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले खासी शासक और स्वतंत्रता सेनानी यू तुरोट सिंह सियाम की 150वीं 185वीं पुण्यतिथि पर शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है, यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो यू तुरोट सिंह सियाम जो है ये नोग खलाब के शासक थे। ये जो नोग खलाब है ये मेघालय की खासी पहाड़ियों में एक क्षेत्र है और वर्ष 1829 में ब्रिटिश सरकार ने यू तुरोट सिंह सियाम से खासी पहाड़ियों में सड़क निर्माण के संदर्भ में या संबंध में अनुमति मांगी और इसके बदले में इन्हें क्षेत्र में मुक्त व्यापार जैसी कई सुविधाएं प्रदान करने का अंग्रेजों के द्वारा वादा किया गया। किंतु ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ वादे पूरे नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप यू तुरोट सिंह सियाम ने ब्रिटिश अधिकारियों को इस क्षेत्र से वापस चले जाने का आदेश दे दिया। पर जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया तो अंततः 4 अप्रैल 1829 को यू तुरोट सिंह सियाम के नेतृत्व में खासी सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला बोल दिया और इस हमले में क्या हुआ कि 2 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और यू तुरोट सिंह सियाम की सेना जो है वो ब्रिटिश सेना की आधुनिक सैन्य क्षमता के समझ ज़्यादा समय तक टिक नहीं सके। किंतु इसके बावजूद भी यू तुरोट सिंह सियाम और उनके सैनिकों ने लगभग 4 वर्षों तक ब्रिटिश सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा तथा जनवरी 1833 में यू तुरोट सिंह सियाम को ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर सुनवाई के बाद इन्हें ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की जेल इनको भेज दिया गया। उस समय क्या था, बांग्लादेश भारत में ही था, तो ढाका इनको भेज दिया गया जहां 17 जुलाई 1835 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, यहाँ पर तो हमने खासी की ही बात की, खासी पहाड़ियों की। मेघालय में देखेंगे तो 3 पहाड़ियाँ मतलब प्रसिद्ध हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजाति भी पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत इजराइल के मध्य में समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश का समझौता किया है, तो इजराइल के साथ समझौता किया है। अब समझौते की बात थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत और इजराइल ने कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 महामारी के कारण
तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर वार्ता, क्षमता निर्माण में सहयोग और साइबर सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की गई है। अब यदि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान साइबर सुरक्षा को सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया या इंगित किया गया। उसके बाद अगले वर्ष 2018 में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच में, भारत और इजरायल के बीच में इस विषय पर को लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2018 के समझौते को दोनों देशों के साइबर सुरक्षा संबंधों का आधार माना जाता है, जबकि हालिया समझौता जो है इस दिशा में दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बात करते हैं जयगांव पशाखा व्यापार मार्ग के संदर्भ में। तो हाल ही में भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पशाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। तो यहाँ पर पहली चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि यह व्यापार मार्ग किसके मध्य में है, तो भारत और भूटान के मध्य में। और जयगांव कहाँ पर स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और पशाखा कहाँ स्थित है, यह भूटान में स्थित है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ देखें तो यह जो नया व्यापार मार्ग है, यह मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में दोनों देशों के संबंधों, खास तौर पर व्यापार संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इस नए मार्ग के खुलने से जो पहले से मौजूदा मार्ग हैं उन पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें भारत और भूटान के संबंधों के बारे में। तो भारत और भूटान के बीच में राजनयिक संबंधों की जो शुरुआत है ये वर्ष 1968 में थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है, थिम्पू में भारत के प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ होती है। हालांकि वर्ष 1949 में ही दोनों देशों के मध्य मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा इसके अलावा भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 या इंग्लिश में कहें तो इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 1972 जो है, ये दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार प्रणाली की स्थापना करता है। ठीक है, मतलब दोनों के मध्य में क्या है, मुक्त व्यापार प्रणाली स्थापित है। और इस समझौते को अंतिम बार वर्ष 2016 में नवीनीकृत किया गया था। और यह भी याद रखिएगा कि भारत जो है भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब इसको थोड़ा सा मैप में यदि देखें तो आप देख सकते हैं कि ये आपका भूटान है जो कि इधर आपका भारत से और इधर आपका चाइना से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी सीमा दो देशों से लगती है, चाइना से और दूसरा भारत से, और यह एक स्थलबद्ध देश है। और याद रखिएगा इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है क्योंकि यहाँ बीच में आपका सिक्किम है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि भूटान की सीमा जो है भारत के किन राज्यों से लगती है। तो इस मैप में तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप दूसरा एटलस लेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो भूटान की जो सीमा है वो भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, इधर आपका असम है और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इन चार राज्यों से, कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन चार राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व सर्प दिवस या वर्ल्ड स्नेक डे के बारे में। तो यह जो है प्रतिवर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। अब मनाया क्यों जाता है, तो वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का जो आयोजन है वो मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। तथा सांप जो है यह विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में देखें तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यह पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप को छोड़ करके यह सभी महाद्वीपों में सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इनको खतरा क्या है वर्तमान में, तो वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और कई अन्य कारकों के कारण सांपों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, तो ऐसे में उन्हें जबरन जो मानवीय स्थान है या जो
मानवों के जो हैबिटेट हैं वहाँ पर इनको आने के लिए प्रेरित होना पड़ता है, या इस प्रकार से ये यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो जब ये मानवीय हैबिटेट में आते हैं तो क्या होगा, मनुष्य के साथ इनका टकराव होता है, जिसमें या तो इनको मारा जाता है या इनके द्वारा मनुष्यों को काटा जाता है और मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। अतः आवश्यकता है कि सामूहिक रूप से सांपों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाए। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं कोरोश्योर के बारे में। तो देख लेते हैं कि यह कोरोश्योर है क्या। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली द्वारा विकसित कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, पूछा जाए कि कोरोश्योर क्या है, क्या है कोई दवा है, तो नहीं, यह कोविड-19 परीक्षण किट है। और शोधकर्ताओं द्वारा किए गए दावे के अनुसार कोरोश्योर जो है, या कोरोश्योर नाम की यह कोविड-19 परीक्षण किट जो है विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट है, तथा यह जो किट है, यह कोविड-19 परीक्षण किट मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है, और यह किट पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। तथा यदि इसकी लागत देखें, मतलब इसकी कास्ट क्या आती है, परीक्षण किट का जो बेस प्राइस है वो 399 रुपये है, जबकि अन्य लागतों को जोड़ने पर भी इसकी जो कीमत है वो 650 रुपये से अधिक किसी भी दशा में नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की अभी स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया उसके संदर्भ में। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र या फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। इस फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 माह का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैया कराया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सेंटर कहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रशिक्षित कारीगरों को स्वयं का जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने में भी मदद करेगा, तथा कारीगरों को 5,000 रुपये की एक टूल किट भी प्रदान की जाएगी, जिससे वो भविष्य में अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। अब जिस संस्था के द्वारा इस सेंटर की स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया, अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न बनता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसकी स्थापना कैसे होती है, तो संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय तथा स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना सन वाइज यदि देखें तो 1956 में 1956 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय याद रखिए, एक बार यह परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। और यह किस मंत्रालय के तहत आती है, तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय अर्थात MSME मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। अब यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते हैं, अभी न्यूज आई थी कि भारत में जो है गूगल एक बड़ी मात्रा में निवेश करेगा। तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में डिजिटल परिवर्तन लाने और ऑनलाइन शिक्षा तथा छोटे व्यवसायों स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए आगामी 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग $10 बिलियन अर्थात 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा इनके द्वारा की गई है। तो कितने निवेश की घोषणा की गई है, 75,000 करोड़ रुपए या $10 बिलियन की, ये दोनों अंक याद रखिएगा। गूगल के अनुसार $10 बिलियन का यह जो निवेश है मुख्य तौर पर भारत में इंटरनेट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने, प्रत्येक भारतीय को अपनी भाषा में जानकारी प्रदान करने, उपभोक्ता तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने, डिजिटल रूप से परिवर्तन करने के लिए, व्यवसायों विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों को सशक्त बनाने, डिजिटल साक्षरता के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के उद्देश्य से इस निवेश का उपयोग किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, रोज क्रिस्टेन ओसिको रापोंडा
ये जो नाम है ये इनको अभी हाल ही में गैबोन, जो कि अफ्रीकन कंट्री का एक देश है, तो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, मतलब इनको कहाँ की पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो गैबोन की, और यह गैबोन की 12वीं प्रधानमंत्री होंगी। अब गैबोन के बारे में थोड़ा देखें तो गैबोन की राजधानी जो है वो क्या है, लिब्रेविल्ले है। क्या है, लिब्रेविल्ले है, और यह पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। और यदि इसकी सीमा देखें, इसको अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पश्चिम में गिनी की खाड़ी है, उत्तर पश्चिम में इक्वेटोरियल गिनी है, उत्तर में कैमरून देश है, और पूर्व और दक्षिण में कांगो देश है या कांगो गणराज्य है। तथा यह जो है 17 अगस्त 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करता। तो इस प्रकार से यह क्या था, फ्रांस का उपनिवेश था। अगला इसी में देख लेते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में। तो यह चंद्रिका प्रसाद संतोखी क्यों चर्चा में है, तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी जो हैं, इनको दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनामा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या चुना गया है। चूँकि ये भारतीय मूल के हैं तो इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। अब सूरीनाम के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, पैरामारिबो है। क्या है, पैरामारिबो है, और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। और इसकी सीमा देखेंगे तो पूर्व में फ्रेंच गुयाना है, पश्चिम में गयाना है, दक्षिण में ब्राज़ील देश है, उत्तर में अंध महासागर अटलांटिक महासागर है। अब ये दोनों गैबोन और सूरीनामा को दोनों को एक एक करके हम लोग मैप में भी देख लेते हैं तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गैबोन को देखेंगे। तो गैबोन आपका अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन महाद्वीप में है। तो यहाँ पर आप ये मैप में देख सकते हैं, ये आपका गैबोन है। ठीक है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो गिनी की खाड़ी है, इधर आप देखेंगे इक्वेटोरियल गुयाना है, ये कांगो है, कैमरून है। ठीक है, उत्तर में कैमरून है, इधर आपका कांगो है। तो इनसे ये इसकी सीमा लगती है, और इधर आपका क्या है, इधर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि किन किन देशों से होकर के विषुवत रेखा या इक्वेटर गुजरती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये आपका इक्वेटर है। तो यहाँ पर मैप में देखें तो इक्वेटर जो है आपका गैबोन से, कांगो गणराज्य या जिसको जायरे कहते हैं, जायरे से, फिर इधर आपका युगांडा, केन्या, और यहाँ पर ये रेड वाला जो है सोमालिया है। तो इन देशों से होकर के आपका जो है विषुवत रेखा इक्वेटर गुजरती है। तो इसको याद रखिएगा, गैबोन, कांगो, जायरे या कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया से ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन देशों से होकर के आपकी विषुवत रेखा या इक्वेटर गुजरती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो विक्टोरिया झील है इससे भी होकर के गुजरती है। ठीक है, तो एकमात्र झील है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी, विक्टोरिया झील। और थोड़ा सा जब विक्टोरिया झील की बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं किन देशों के मध्य में यह स्थित है। तो युगांडा, तंजानिया और केन्या। यह पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील की सीमा किन किन देशों से लगती है, किन देशों के मध्य में स्थित है। तो युगांडा, केन्या और आपका तंजानिया। इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, अब सूरीनामा की बात कर लेते हैं। तो सूरीनामा, जैसा कि हमने बात की, यह दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है उसमें यह स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सूरीनामा है। इसके पड़ोस में कौन है, तो ये आपका गुयाना है, और ये फ्रेंच गुयाना है इधर, और इधर आपका ब्राज़ील है, और इधर आपकी सीमा अटलांटिक ओशियन या अंध महासागर से लगती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, किससे किससे सीमा लगती है, गुयाना, ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना और अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।